गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना फिर से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को डिस्कस किया। मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ के जन्म से लेकर के कौन कौन से इवेंट्स उनकी लाइफ से जुड़े, कौन कौन सी चीज़ें उनके जीवन में महत्वपूर्ण रही, विशेष करके ईयर वाइज स्टडी हम लोगों ने की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों ने स्टडी की कि व्हाट इवेंट हैपेंड व्हेन, कौन से इवेंट कब हैपन हुए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग धीरे धीरे इनकी पोयम की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी पोयम की ओर बढ़ने से पहले हमको उस पोयम के बैकग्राउंड में जाना होगा, कहाँ से उसकी ओरिजिन होती है। उसको समझने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मेजर एरिया है पोइट्री का, क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की, जो उनकी पोयम्स में देखने के लिए हम लोगों को मिलता है, हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए हम आपको एक सबसे महत्वपूर्ण रचना उनकी बताते हैं। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिस रचना ने उनको प्रीस्ट ऑफ नेचर का अवार्ड दिया, पूरी की पूरी लिटरेरी कम्युनिटी उनको प्रकृति का संत कवि मानती है, उनको फाउंडर ऑफ रोमांटिक पोइट्री मानती है, उस रचना के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, ईयर था 1798। ओके स्टूडेंट्स, 1798 में इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखा, जिसके बारे में कल हमने जिक्र किया था आप लोगों से। लिरिकल बैलेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिल करके कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया, जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि लिरिकल बैलेट्स में 23 पोएम्स थी। देयर वर 23 पोएम्स in lyrical ballads, and all were the masterpiece of romantic poetry. And this collection was the contribution in English literature by William Wordsworth and his best friend S.T. Coleridge, सैमुअल टेलर कॉलरिज। दोनों ने मिल करके इसको लिखा था। इसमें 23 पोएम्स थी और उसमें मैंने बताया था कि 19 कविताएं विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और ओनली 4 पोएम्स जो थी वो सैमुअल टेलर कॉलरिज की थी। शायद एक पॉइंट कल मिस हो गया था, शायद मिस इंटरप्रेट हो गया था। उसमें जो पहली रचना है वो टिंटन एबी है और आखिरी रचना पहली रचना राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है और आखिरी रचना टिंटन एबी है। शायद इसका क्रम बदल गया था पिछले लेक्चर में, तो सॉरी फॉर दैट। फिर से इसको रिमाइंड कर लेंगे आप लोग। इसकी जो फर्स्ट पोएम है वो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है एस.टी. कॉलरिज की, और जो आखिरी पोएम है वो टिंटन एबी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। स्टूडेंट्स, इसमें जितनी भी रचनाएं रही वो सब की सब नेचर में रोमांटिक रही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पे बताना है आप लोगों को। स्टूडेंट्स, ये रोमांटिक पोइट्री जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज लेकर के आए, ये उस समय 19th सेंचुरी के लिए एकदम नई चीज थी, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार की कविताएं नहीं लिखी गई थी। मैंने आप लोगों से बताया था
कि 17th सेंचुरी में पूरी तरीके से रिलीजन ओरिएंटेड क्रिएशन लिखी जाती थी, मेटाफिजिकल पोइट्री का दौर था, धार्मिक और परालौकिक पराभौतिक रचनाएं लिखी जाती थी। उसके बाद जब 18th सेंचुरी आई तो फैशन, पाम्प एंड शो, सटायर पे कविताएं लिखी जाने लगी। जो आप लोगों ने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा, रेप ऑफ द लॉक जैसी रचनाएं, सटायरिकल क्रिएशंस लिखी जाने लगी। जो एसेस का दौर आया, पीरियोडिकल एसेज आए जो पूरी तरीके से सटायर बेस्ड थे, समाज पर व्यंग किया जाता था, सोशल रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म कहीं भी नहीं था। लेकिन जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी रचनाएं लेकर के आए एस.टी. कॉलरिज के साथ, तो पूरी तरीके से एक नया फॉर्म था लिटरेचर का, एक नई स्ट्रीम थी लिटरेचर की। लोगों को लगा कि ये तो एक अजीब चीज आ गई है, आखिर है क्या ये। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने महसूस किया कि पहले लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये वास्तव में है क्या, ये रोमांटिसिज्म होता क्या है। वरना हम लोग कविताएं लिख करके आम लोगों के बीच में रख तो दिए, लेकिन लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इस तरीके की कविताओं के आदी नहीं हो, वो लोग रोमांटिसिज्म जानते ही नहीं हैं। इसलिए उन्होंने जब लिरिकल बैलेट्स कलेक्शन का सेकंड एडिशन निकाला, दूसरी बार इसका कलेक्शन जब निकाला 1800 में, कब निकाला? 1800 में। सेकंड एडिशन कब आया लिरिकल बैलेट्स का? आया आपका 1800 में। ओके स्टूडेंट्स, तो 1800 में जब आया तो उन लोगों ने अपने इस कलेक्शन के साथ एक प्रीफेस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? प्रीफेस। आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की प्रस्तावना जोड़ दी, एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जोड़ दिया रिटन फॉर्म में। तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि रोमांटिक पोइट्री होती क्या है, रोमांटिसिज्म है क्या। सबसे पहले आप लोग इसको जानो, तब उसके बाद कविता पढ़ना स्टार्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 1798 में 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ, कविताओं का कलेक्शन एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिख करके पब्लिश किया। लेकिन चूंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इस फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं थी, लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, तो फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब दोबारा ये कलेक्शन निकाला 1800 में, 1800 में, तो उन्होंने इन रचनाओं को न केवल जनता के सामने रखा, बल्कि इसके साथ एक प्रस्तावना जोड़ करके रखी कि पहले आप लोग प्रस्तावना पढ़ लीजिए, पहले जान लीजिए कि ये पोइट्री होती क्या है। ये जो मैंने रोमांटिक पोइट्री लिखी है, ये रोमांटिक पोइट्री कहते किसे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, आखिर कवि कैसा होता है, कविता कैसी होती है, इसका जन्म कैसे होता है, सारी की सारी प्लान एंड पॉलिसीज रोमांटिक पोइट्री की इसमें इन्होंने लिखी पहले। इसीलिए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज क्या है। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग चुनावों के सीज़न में देखते होंगे तो हर पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं। घोषणा पत्र में क्या होता है? वो ये बताती हैं कि अगर हम जीतेंगे तो ये कार्य करेंगे, अर्थात अपनी प्लान और पॉलिसीज को वो रिटन फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हमारी प्लान और पॉलिसीज क्या हैं, क्या हम करने वाले हैं, तो उसको क्या कहते हैं? घोषणा पत्र। हर पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र होता है कि हमारी ये नीतियां हैं, हमारे ये प्लान हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्लान एंड पॉलिसीज़ होती हैं कि हम ये करेंगे।
समाजवादी पार्टी की अपनी प्लान एंड पॉलिसीज़ होती हैं कि हम ये करेंगे, बसपा की अपनी प्लान एंड सारी की सारी पार्टियों की अपनी प्लान एंड पॉलिसी होती है जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, और यही घोषणा पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज का मतलब हुआ कि रोमांटिक एज का वो घोषणा पत्र था, माने प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ रोमांटिक एज, कि आखिर रोमांटिक पोइट्री में, रोमांटिक एज में, रोमांटिक लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिक्लेरेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने सेकेंड एडिशन में लिरिकल बैलेट्स के साथ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स जोड़ा, एक प्रीफेस जोड़ दिया जिसमें उसने समझाया कि रोमांटिक पोइट्री वास्तव में होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, शायद आप लोग समझ गए होंगे। ओके, फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ। 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया, और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद दिलाता हूँ, मैं बताता हूँ। लिरिकल बैलेट्स को रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं। माने 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ तो रोमांटिसिज्म का रिवाइवल हो गया, माने फिर से जो एकदम गायब हो चुका था रोमांटिसिज्म, वो दोबारा से लोगों के सामने आ गया, साहित्य में आके शामिल हुआ। इसीलिए इसको रिवाइवल, पुनरागमन रोमांटिसिज्म का कहते हैं, रिवाइवल ऑफ रोमांटिक एज। तो याद रखिएगा 1798 लिरिकल बैलेट्स जब पब्लिश हुआ तो उसको रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री कहते हैं, रिवाइवल ऑफ रोमांटिक एज कहते हैं, या रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं। और उसके बाद जब सेकेंड एडिशन आया लिरिकल बैलेट्स का तो उसके साथ प्रीफेस जोड़ दिया गया। ये प्रीफेस रोमांटिक पोइट्री की, रोमांटिक एज की और रोमांटिसिज्म की सारी प्लान एंड पॉलिसीज़ को रीडर्स के सामने रखा। इस कारण से इसको मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई, तो सबसे पहले तो मैं आपको लिरिकल बैलेट्स का ही मतलब बता देता हूँ। लिरिकल बैलेट्स है क्या? ओके स्टूडेंट्स, तो लिरिकल बैलेट्स दो शब्दों से मिलके बना। 2 वर्ड्स आर देयर, लिरिकल प्लस बैलेट्स। ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन से 2 वर्ड हैं? लिरिकल प्लस बैलेट्स। सबसे पहले लिरिकल समझते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा, जब लास्ट ईयर क्या ईयर बिफोर, माने पिछले साल ये 3rd ईयर में मैंने जब फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें तमाम सारे फॉर्म्स में मैंने एक फॉर्म डिस्कस किया था, लिरिक्स। आप लोगों को याद आ रहा होगा। यस, लिरिक्स का मतलब ए म्यूजिकल पोयम, ए पोयम विथ मेलोडी, मेट्रिकल क्रिएशन, माने एक ऐसी कविता जो संगीत के साथ गाई जाती है, जिसमें गाने का गुण होता है। जैसे आप लोग जो फिल्मी सॉन्ग देखते होंगे, जो फिल्मों में गीत लिखे जाते हैं, फिल्मों में आखिर वो लिखने वाला कोई कवि ही तो होता है। जो फिल्मों में गाने आते हैं, आप लोग तमाम प्रकार के गाने गाते हैं, बारात और रात में बहुत सारे गाने सुनते हैं, घरों में भी आप लोग मोबाइल में सुनते हैं। कभी ध्यान दीजिए उस पर, तो ये नहीं लिखा रहता कि पोयम बाई समीर, ओके, पोयम बाई शैलेंद्र, पोयम बाई हिमेश रेशमिया, नहीं, लिखा रहता है लिरिक्स बाई समीर। क्यों लिखा जाता है उसको? पोयम क्यों नहीं लिख देते? इसलिए नहीं लिख देते हैं कि वो जो पोयम होती है स्टूडेंट्स, वो जो पोयम होती है वो म्यूजिक के साथ गाई जाती है, इसीलिए उसको लिरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिरिक्स। लिरिक्स मीन्स ए म्यूजिकल कंपोजिशन, ए म्यूजिकल पोयम विच इज सung ऑन सम सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो संगीत के वाद्य यंत्रों के साथ गाई जाने वाली कविता होती है, उसको लिरिक कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि लिरिकल बैलेट्स का मतलब इसमें ऐसे बैलेट लिखे गए, ऐसी कविताएं लिखी गई जो मेट्रिकल थी, जिसमें म्यूजिकल क्वालिटी थी, जिसमें मेलोडियस क्वालिटी थी, मेलोडी थी, म्यूजिक थी, सॉन्ग लाइक थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपका लिरिकल।
लिरिकल एक क्वालिटी हो गई। और बैलेड भी मैंने आप लोगों को बताया था, बैलेड भी एक प्रकार की क्या होती है, पोयम होती है। क्या होती है, पोयम। आप लोगों ने कभी कोई बैलेड पढ़ा है, याद कीजिए। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने ला बेले डेम सेंस मर्सी जॉन कीट्स की पढ़ी होगी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोयम थी, रोमांटिक पोयम थी, बच्चे बड़े चाव से पढ़ते थे। उसका टेस्ट ऐसा है ना। आप लोगों को याद होगी लाइन, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स पेली लाइटिंग द सेज हैज विदर्ड नो बर्ड सिंग्स। एक योद्धा होता है जिसका शरीर पीला पड़ चुका है, वो एकदम से ठंडी के महीने में एक सूखी हुई झील के किनारे अकेले पड़ा हुआ है, परेशान खड़ा है, शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मृत प्राय हो चुका है। जॉन कीट्स की बड़ी ही खूबसूरत रचना है ये, लिरिकल बैलेड है, ला बेले डेम सेंस मर्सी, आप लोगों ने पढ़ा है। तो थोड़ा सा आपको बताते हैं कि बैलेड क्या होता है। बैलेड का मतलब होता है एन इमोशनल पोयम written in story form with an unexpected end। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मीन्स बैलेड वो कविता होती है जिसमें थ्रू आउट द पोयम फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड एक भावनात्मक बहाव होता है। वो भावनात्मक बहाव प्रेम का हो सकता है, करुणा का हो सकता है, कोई भी भावनाओं में बहती हुई एक कविता होती है जो स्टोरी फॉर्म में लिखी जाती है, एक कहानी की तरह चलती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि उस कहानी का अंत हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। माने आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि दिस काइंड ऑफ एंड विल हैपन ऑफ दिस पोयम। इस कविता का ऐसा अंत हो जाएगा, आप सोचे भी नहीं होते हैं इस प्रकार का अंत उन कविताओं का हो जाता है। जैसे वो कविता जिस फ्लो में चलती रहती है, आप सोचते कुछ दूसरा रहते हैं और अचानक से उसका जो एंड होता है वो बड़ा ही डिफरेंट हो जाता है। अगर आपको ला बेले डेम सेंस मर्सी याद हो स्टूडेंट्स, तो उसमें बड़ी ही अच्छी लव स्टोरी चलती रहती है। प्रेमिका होती है जो चारागाहों में मिलती है, नाइट को वो उसे अपने घोड़े पर बैठाता है, बड़ी रोमांटिक बातें होती हैं, वो उसको किस करता है, घोड़े पर बैठा कर टहलाता है, फिर वो उसको कंदमूल फल खिलाती है, अपनी गुफा में ले जाती। बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बच्चे बड़े चाव से पढ़ते रहते हैं। लेकिन अचानक से पता चलता है कि उसने इसी की तरह बेवकूफ़ बना करके तमाम सारे योद्धाओं को, वीरों को अपनी गुफा में ले जा कर के कैद कर दिया है। और जब ये जागता है राइटर, तो ये पाता है अपने आप को कि ये तो एक सपना था जो उसने देखा था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके का एंड हो जाता है। आयशा, पेल वॉरियर्स, पेल प्रिंसेस, पेल किंग्स 2, मैंने उस गुफा में इस तरीके से देखे दृश्य। तमाम सारे योद्धा, तमाम सारे वीर पुरुष, तमाम सारे सैनिक, तमाम सारे राजा मेरी ही तरह पीले पड़े हैं, और सब लोगों को उसी खूबसूरत बला ने, उसी खूबसूरत लड़की ने धोखा दिया है। तो माने एक लव स्टोरी जो स्टार्ट होती है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, उसका अंत क्या हो जाता है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जिस अंत के बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो ये बैलेड कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मेरे ख्याल से लिरिकल बैलेड्स का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टोरी फॉर्म में चलने वाली पोएम्स होती हैं जिनका अनएक्सपेक्टेड एंड हो जाता है। तो जितनी भी 23 पोएम्स थी लिरिकल बैलेड्स में, सबकी सब इसी क्वालिटी की बैलेड थी। ओके स्टूडेंट्स, ये लिरिकल बैलेड्स, ये लिरिकल बैलेड का मतलब रहा। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि जो प्रीफेस जोड़ा विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स के साथ, उसमें उन्होंने क्या चीजें रोमांटिक पोइट्री के बारे में बताई। ओके स्टूडेंट्स, क्या होती है पोइट्री, क्या होता है रोमांटिसिज्म, कैसे बनता है रोमांटिसिज्म,
ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो उसने समझाने का प्रयास किया कि रोमांटिसिज्म क्या होता है। आप में से रोमांटिसिज्म सुने होंगे आप लोग, रोमांटिक वर्ड अक्सर सुनते हैं, रोमांटिक क्या है। तो कई बार जब बच्चे पहली बार रोमांटिक सुनते हैं तो उनके मन में वही सारे प्यार मोहब्बत की बातें आती हैं, लव की बातें आती हैं। जैसे फिल्मों में हीरो और हीरोइंस को लोग देखते हैं, उनके बीच जो बातें होती हैं वो रोमांटिक लगती हैं। बट स्टूडेंट्स, रोमांटिक एक बड़ी ही पवित्र विचारधारा है, एक स्ट्रीम है विचारों की। लिटरेचर में जैसे हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा छायावाद, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, उनकी जो रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, जो इस तरह के मानवीकरण से लदी हुई रचनाएं होती हैं, प्रकृति का अनुपम दृश्य जिसमें होता है, भावनाओं और कल्पनाओं का सम्मिश्रण उसको और भी खूबसूरत बना देता है, वो होती है रोमांटिक रचना, वो होती है रोमांटिक पोइट्री, और उसको हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी रचना हो, चाहे पोयम हो, चाहे वो ड्रामा हो सकता है, कोई भी चीज रोमांटिक जब बनती है तो आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे आपका हार्ट है, आपका हृदय है, यू हैव ए हार्ट। आपका हृदय एक गिलास मान लीजिए, एक छोटा सा ग्लास मान लीजिए आपका हार्ट है, और उस गिलास में 3 चीजें मिला दीजिए, 3 चीजों का शरबत बना दीजिए, द मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स। मिक्सचर ऑफ कितनी थिंग्स? 3 थिंग्स। इमोशन फर्स्ट डाल दीजिए उसमें, फिर उसमें इमेजिनेशन मिला दीजिए, और उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर डाल दीजिए। 3 चीजें कौन कौन सी? जो आपके हृदय का गिलास है उसमें 3 चीजें मिला करके एक खूबसूरत सा रस बना लीजिए। कौन कौन सी चीजें? इमोशन, भावना, इमेजिनेशन, कल्पना, और नेचर माने प्रकृति। इन तीनों चीजों को मिला करके जो शरबत तैयार होगा, जो रस तैयार होगा, उसी की मिठास का नाम है रोमांटिसिज्म। इसी को कहते हैं रोमांटिक। उस हृदय के गिलास से कविता के रूप में, लेखन के रूप में जो भी बूंदें निकलेंगी, जो भी रचनाएं निकलेंगी, उसी को रोमांटिक कहेंगे। माने रोमांटिक का मतलब है कि उसमें ये 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप तमाम गीत सुनते हैं पुराने, जैसे आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो अब इसको आप लोग अगर सुनेंगे तो आप कहेंगे ये रचना रोमांटिक है, ये तो बड़ा रोमांटिक सॉन्ग है। कभी आपने सोचा कि क्यों रोमांटिक है? इसमें 3 चीजें आपको मिलेंगी। एक तो इमोशन मिला, भावना प्यार की भावना है। ओके स्टूडेंट्स, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? इमेजिनेशन, कल्पना होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि क्या बहार फूल बरसा सकती है? क्या उसमें फूल लगे हुए हैं, गुलाब गुलाब खिला हुआ है जो बरसा देगी? माने हम कल्पना कर रहे हैं कि बहार कोई आदमी की तरह है जो कि फूल बरसा सकता है। ये कल्पना कर ली गई है कवि के द्वारा। और चूंकि बहारों का जिक्र आया है, फूलों का जिक्र आया है, तो ये प्रकृति है। तो 3 चीजें मिल गई। बरसाने की बात, बारिश की बात हो गई, रेन की बात हो गई, तो नेचर भी शामिल हो गई। तो इमोशन, इमेजिनेशन एंड नेचर, तीनों चीजें मिल गई, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रोमांटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमांटिक। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रोमांटिक का मतलब ही होता है कि जिसमें
प्रकृति भावना और कल्पना का मिश्रण होता है, जिसमें इमेजिनेशन करने के लिए, जिसमें कल्पना करने के लिए हम मानवीकरण का सहारा लेते हैं। हम बहारों को एक आदमी की तरह प्रस्तुत कर देते हैं जो कि फूलों को अपने हाथों में लेकर के उसकी वर्षा कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है, इमेच्योर माइंड होता है स्टूडेंट्स का, तो वो इस रोमांटिक कंसर्न को, रोमांटिक कॉन्सेप्ट को केवल प्यार मोहब्बत तक ही सीमित रखते हैं, प्रेमी और प्रेमिका के संबंधों और उनके बातों तक ही सीमित रखते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, कि एक माँ जब लोरी गाती है तो वो भी रोमांटिक हो सकता है। अगर वो अपने बच्चे के लिए गा रही है या उसको पालने में लेके झुला रही है और कह रही है कि मेरा बेटा चांद सूरज से भी खूबसूरत है, मेरे बेटे की आंखें ऐसी लगती हैं जैसे आसमान में सूरज उगा हुआ है, तो जो वो अपने बच्चे को प्यार कर रही है ये भी रोमांटिक है। क्योंकि इसमें गिन लीजिए वो 3 चीज़ें: इमोशन, प्यार का अपने माँ का बच्चे के लिए; इमेजिनेशन, कल्पना की गई है किसी की आंखें जो है वो सूरज की तरह नहीं हो सकती हैं, सूरज आसमान में होता है, बड़ा सा होता है, बहुत गर्म होता है, लेकिन कल्पना कर ली गई है आँखों की कि आँखें सूरज जैसी हैं। और सूर्य, आकाश, ये सब प्रकृति के दृश्य हैं। तो तीनों चीज़ें मिल गई तो वो जो माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है, लोरी गा रही है, वह भी क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? रोमांटिक हो जाता है। ओके, ये भी रोमांटिक है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु पर रो रहा हो, भयंकर शोक और पीड़ा में हो, तो मृत्यु पर अगर वो रो रहा है तो वो रोना भी रोमांटिक हो सकता है। जैसे कि किसी का कोई प्रियजन, कोई स्वजन मृत्यु को प्राप्त हो गया हो और उसका साथी उसके लाश के पास बैठा हुआ इस तरीके से रो रहा हो कि मेरे दोस्त तुम क्या गए, मेरी जिंदगी से बहारें ही चली गई। ऐसा लग रहा है कि आसमान से इस खूबसूरत सावन के महीने में भी आग बरस रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें दर्द है, पीड़ा है, लेकिन 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं। भावना दुख की है, इमेजिनेशन की गई है कि आसमान से पानी की जगह आग बरस रही है, तो बरसना आसमानी प्रकृति के दृश्य है, तो भावना, कल्पना और नेचर, तीनों चीज़ें मिल गई तो वो उस व्यक्ति का रोना भी रोमांटिक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक जो नेचर, इमोशन और इमेजिनेशन, ये चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये चीज़ें मिलकर के रोमांटिसिज्म को जन्म देती हैं। और अगर ये चीज़ें कविताओं में शामिल हो जाती हैं तो उसे हम रोमांटिक पोइट्री कहते हैं, इसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें विलियम वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिसिज्म के बारे में लोगों को समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शायद रोमांटिसिज्म या रोमांटिक पोइट्री अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ ने और क्या चीज़ें बताने का प्रयास किया अपने लिरिकल बैलेट्स के जो प्रीफेस लिखा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में, उसने ये बताया कि देखिए, अभी तक जो 18वीं शताब्दी में आप लोग पढ़ रहे थे तो अक्सर पढ़ते थे, जैसे आप लोगों ने रेप ऑफ द लॉक पढ़ा, तो उसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर जो था वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज पे था, अर्थात अमीर परिवार, जो कुलीन परिवार थे, जो लैंडलॉर्ड फैमिलीज थी, जो रॉयल फैमिलीज थी, उनके बारे में ही रचनाएं लिखी जा रही थी, उनकी प्रशंसा में लिखी जा रही थी, केवल उनके बारे में बताया जा रहा था, उनका गुणगान किया जा रहा था। वर्ड्सवर्थ ने कहा भैया ये सब कविता नहीं है, ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री। भाई जो सामान्य जीवन है, आम जनमानस का जो जीवन है, सड़क के किनारे बैठे हुए
या सड़क के किनारे काम कर रहे मजदूर का जो जीवन है, कविता का विषय वो होना चाहिए। उन्होंने बताया कि खेतों में काम कर रहे किसानों का जीवन कविता होना चाहिए। केवल किसी महलों में बैठी हुई श्रृंगार करती हुई बेलिंडा का सौंदर्य कविता का विषय नहीं होना चाहिए। कविता का विषय उस बेरोजगार लड़के की पीड़ा होनी चाहिए, उस खेत में काम कर रहे किसान का जीवन होना चाहिए, वो गांव में घरों में जो देहाती जीवन जी रही लड़कियां हैं उनका जीवन होना चाहिए। जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए विचार हैं, जो आम जनमानस की विचारधारा है, वो कविता का सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि उस और जो कविता हो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए, उसकी भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने रेप ऑफ द लॉक पढ़ा होगा, कपलेट्स आप लोगों ने हीरोइक कपलेट्स पढ़े। देखिए उन पोएम्स की जो लाइनें थी इतनी ज़्यादा हाइपरबोलिक थी कि उनको समझना मुश्किल हो जाता था, इतना हाइपरबोल होता था, कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग रहता था, ऐसे शब्द जो आम जनता के शब्द हैं ही नहीं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने समझाया कि भाई देखिए, मैं जो कविता लेके आया हूँ अपने लिरिकल बैलेट्स में, रोमांटिक पोइट्री में, उसकी जो भाषा है द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, जो आम जनमानस की भाषा है, जो आम लोगों की भाषा है, जो आम लोगों का जीवन है, उस जीवन को मैं लेके आया हूं और उन्हीं की भाषा को लेके आया हूं। कुल मिला के डियर स्टूडेंट्स, मुझे अदम गोंडवी का एक शेर याद आ गया अभी अचानक। तो उस तरीके की रचना लिखने के पक्ष में थे विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में इसको क्लियर किया। ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने अदम गोंडवी ने एक शेर लिखा कि धूप के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, धूप के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली, अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो, अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। मीन्स जो पोइट्री हायर क्लास ऑफ सोसाइटी, जो पोइट्री एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज तक ही सीमित थी, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि कविताओं का सृजन महलों की चार दीवारियों के अंदर जी रहे लोगों के जीवन में निहित नहीं है, बल्कि वो निहित है निराला जैसे रचनाकारों में, जिन्होंने लिखा वह तोड़ती पत्थर देखा था मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। जो छायावादी चिंतन की कविताएं थी, जो आम जनमानस की रचनाएं थी, जो आम जनमानस की पीड़ाओं को व्यक्त करने वाली रचनाएं थी, उस तरीके की रचनाएं लिखी जाएं। ओके, वर्ड्सवर्थ ने लिखा कि एवरीडे लैंग्वेज इज द बेस्ट सुइटेड फॉर पोइट्री। वर्ड्सवर्थ कहता है जो डेली लैंग्वेज है, जो डेली कॉमन यूज में आने वाली लैंग्वेज है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं, उस तरीके की जो लैंग्वेज है वो पोइट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, और वो कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट। वो कहता है कि बहुत एक्शन कविताओं के लिए आवश्यक नहीं है, कविताएं फीलिंग्स से भरी होनी चाहिए। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि कविता में सबसे महत्वपूर्ण है फीलिंग्स, माने भावनाएं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताया। उन्होंने उसके पहले कॉन्सेप्ट ये था 17वीं सेंचुरी तक कि जो कवि होता है वो सामान्य व्यक्ति नहीं कवि बन सकता है। पोएट इज़ नॉट ए मैन बट सुपर मैन, जिसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हो जाती है, ईश्वर का प्रसाद जिसको प्राप्त हो जाता है वही कवि हो सकता है। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि नहीं, पोएट इज ए कॉमन मैन, वो सामान्य व्यक्ति होता है, ही इज मैन, ही इज नॉट सुपर मैन। हाँ, सामान्य लोगों में और कवियों में अंतर केवल इतना है कि सामान्य व्यक्ति महसूस तो करता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन कवि जो चीज़ें महसूस करता है हमेशा उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिज्ञासु रहता है, उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है कि कितनी जल्दी इसको हम एक्सप्रेस कर दें। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये सारी चीज़ें बताई, हालांकि इन चीज़ों को आप लोगों को लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डिटेल में पढ़ाएंगे चूँकि आपके सिलेबस में है। अभी केवल थोड़ा सा मैंने इंट्रो कर दिया। और अगली चीज़ जो थोड़ा सा बताना यहाँ पे ज़रूरी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री की परिभाषा दी। मैं आगे चल के इसको सेकंड पेपर में डिस्कस करूँगा, लेकिन उस डेफिनेशन को आप लोग ज़रूर नोट कर लें। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। आप लोग नोट करें डेफिनेशन को। इसमें कंप्लीट डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रही है, मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, फुल स्टॉप। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड in tranquility. It takes its origin from the emotions recollected in tranquility. Okay students, तो इस तरीके से लिरिकल बैलेट्स के साथ जो प्रीफेस जोड़ा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, उसमें रोमांटिसिज्म की, रोमांटिक पोइट्री की सारी प्लान एंड पॉलिसीज़ को विलियम वर्ड्सवर्थ ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि रोमांटिक एज की क्या विशेषता रही है, रोमांटिक पोइट्री की क्या विशेषता रही है, विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या विशेषता रही है, क्या चीज़ें रोमांटिक पोइट्री में या रोमांटिक लिटरेचर में विशेष करके विलियम वर्ड्सवर्थ में आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के जो मेन खास विशेषताएं हैं उनकी पोइट्री की, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूं कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली खास बात होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं, हिज रोमांटिक पोएम्स आर फुल ऑफ हाई इमेजिनेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं की खास बात है कि उनकी रचनाएं हाई इमेजिनेशन से भरी हुई हैं, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में, हर मोड़ पर आपको कल्पनाओं की प्रधानता मिलेगी, हाई इमेजिनेशन। कई बार आपको लगेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया है, जो कि ये दुनिया जो दिखाई पड़ रही इससे परे वो किसी दूसरी दुनिया की बात करने लगता है। इतना रोमांटिक, इतना इमेजिनेटिव हो जाता है। वो प्रकृति के हर दृश्य को मानवीकृत कर देता है अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपने इमेजिनेशंस के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट खास बात है, पहली विशेषता है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स की कि हिज पोएम्स आर फुल ऑफ हाई इमेजिनेशन। सेकेंड, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैं विशेषताएं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की बता रहा हूँ, ये सारी विशेषताएं न केवल विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की हैं, बल्कि पूरी रोमांटिक पोइट्री की ये खास बातें हैं। चाहे आपसे पूछा जाए कि रोमांटिक पोइट्री की क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, या फिर चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ की पूछी जाए, पूर्ण रूप से दोनों की एक ही विशेषताएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली खास बात मैंने बता दी, हिज पोएम्स आर फुल ऑफ हाई इमेजिनेशन। ओके, सेकंड विशेषता है कि जो भी रोमांटिक पोएट्स हैं, चाहे वो कीट्स रहे हों, चाहे शेली रहे हों, विशेष करके मैं वर्ड्सवर्थ की बात कर रहा हूं, तो उसमें फीलिंग और इमोशंस बहुत ज़्यादा होता है, फुल ऑफ फीलिंग्स। वो फीलिंग्स लव की हो सकती हैं, वो फीलिंग सैडनेस की हो सकती हैं, वो फीलिंग मेलांकली की हो सकती हैं, सारों की हो सकती हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से भावनाओं पे भरी हुई होती हैं, भावनाओं की चाशनी में डूबी हुई रचनाएं होती हैं। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई,
रोमांटिक पोएम्स और विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पेशली रोमांटिक पोएम्स, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ हाई फीलिंग्स एंड इमोशंस। तीसरी खास बात क्या होती है? डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, प्रकृति का पुजारी, वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है। डी क्वेंसी एक बड़े क्रिटिक रहे हैं इनके समकालीन, इन्होंने इनको वर्शिपर ऑफ नेचर कहा, प्रकृति का पुजारी कहा। विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं प्रकृति के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को लगता है कि द लैप ऑफ नेचर इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस गिवन बाय दिस फिजिकल वर्ल्ड, दिस मटेरियलिस्टिक अप्रोच। इस भौतिक संसार में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी दुख हैं, उन सब का यदि कहीं निदान है तो प्रकृति की गोद है। ओके स्टूडेंट्स, वो एक माँ की तरह मानते हैं नेचर को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर इज मदर लाइक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं प्रकृति से भरी हुई हैं, प्रकृति के अनुपम दृश्यों से भरी हुई हैं, राइट। इसके अलावा चूंकि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को एक देवी की तरह मानता है, वो कहता है प्रकृति के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इन झीलों में, इन झरनों में, इन नदियों में, इन पहाड़ों पर, इन पत्तियों में, इन तितलियों में, इन फूलों में, बारिश की बूंदों में, सागर की लहरों में, झीलों की कलकल करते हुई आवाज़ों में, चिड़ियों की चहक में, बच्चों की मुस्कान में, प्रकृति में चारों ओर ईश्वर की उपस्थिति है। वो कहता है कि ए प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब मी विथ जॉय। एक उपस्थिति है प्रकृति के कण कण में, एक दिव्य आत्मा निवास करती है। और स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथीज्म कहते हैं, PANTHIESM, पैंथीज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथीज्म या फिलॉसफी ऑफ पैंथीज्म कहते हैं। मीन्स व्हेन अ पोएट looks a divine power, a divine presence in every object of the nature, then he is called pantheist, and this concept is called pantheism. जब कोई कवि, जब कोई रचनाकार प्रकृति के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति का दर्शन करता है, एक दिव्य आत्मा का दर्शन करता है, तो उसे हम पैंथीज्म के नाम से जानते हैं। और इसके प्रवर्तक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। अक्सर विलियम वर्ड्सवर्थ में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आपको पैंथीज्म को जानना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगली विशेषता क्या होती है? जो भी रोमांटिक पोएट्स हैं वो सब बायरन, शेली, कीट्स से लेकर के विशेष करके विलियम वर्ड्सवर्थ, दे हैव लव फॉर पास्ट, एक्सट्रीम लव फॉर पास्ट। जो भी रोमांटिक पोइट्री होती है, रोमांटिक कविताएं होती हैं, उनके राइटर होते हैं, वो अपने अतीत से बहुत प्रेम करते हैं। जो भी रचनाएं लिखते हैं तो वो उनके जीवन में जो घटनाएं घटी रहती हैं, उनके इतिहास में जो चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों को याद करते हैं। वो अपने अतीत को बहुत याद करते हैं, राइट। जैसा कि आप लोग टिंटन एबी में पढ़ेंगे या इंटरमीडिएट में एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़े होंगे, तो कभी अपने अतीत को याद करता है। ही रिमाइंड्स, ही रिमेंबर्स हिज ओल्ड एज। तो लव फॉर पास्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज मेलांकोली। अक्सर जो रोमांटिक पोएट्स होते हैं वो थोड़ा सा, उनकी पोइट्री का जो टोन होता है वो मेलांकोलिक होता है। वर्ड्सवर्थ की कविताओं में आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेलांकोली देखने के लिए, एक हल्का सी निराशा, हल्का सा सैडनेस देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक बड़ी ख़ास विशेषता है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी विशेषता है रोमांटिक पोइट्री की, विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पेशली, वो है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी को आप ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकलिटी।
आत्मकथात्मक होते हैं जो रोमांटिक एज के पोइट होते हैं। रोमांटिक पोइट्री जो होती है मीन्स रोमांटिक एज के जो पोइट्स हैं वो अपने जो चीज़ें उनके जीवन में घटी रहती हैं, अपने निजी जीवन में जो चीज़ें घटी रहती हैं उन चीज़ों के बारे में ही वो लिखते हैं। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल, या इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्टिविटी, अपनी ज़िंदगी के बारे में ही वो डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो रोमांटिक रचनाएं हमेशा लिरिकल रही, उसमें मीटर होता है, मेट्रिकलिटी होती है, म्यूज़िक और मेलोडी होती है। ये सारी खास बातें होती है रोमांटिक पोइट्री की स्टूडेंट्स, और यही सारी चीज़ें विलियम वर्ड्सवर्थ की रहती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मेन कॉन्सेप्ट है रोमांटिक पोइट्री में वो है पोइट्री फॉर मैन। ही इज़ द पोएट ऑफ मैन। वो भौतिकवादी वस्तुओं का कंसर्न अपनी पोएम्स में नहीं रखता है, बल्कि उसकी कविताओं के मूल में मानव और मानव मात्र है। He thinks about the life of man, emotions of man, emotions of humanity. He is not concentrating himself on pomp and show and materialistic approach of life. वो भौतिकता में विश्वास नहीं करता है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई बातें करना पसंद करता है। He is a poet of man. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी खास बातें रहीं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की। अब सीधे सीधे स्टूडेंट्स हम लोग पोयम फर्स्ट की ओर चलेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी समझ गए होंगे आप लोग कि इनकी पोयम्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो हम लोग अब सीधे सीधे पोयम फर्स्ट की ओर चलेंगे, जो कि टिंटन एबी है। आई होप कि हम लोग कल मिलते हैं, पोयम फर्स्ट के साथ सीधे सीधे टेक्स्ट स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।